सीरीज की शुरुआत एक छोटे लड़के से होती है जो शहर में अपनी साइकिल चला रहा होता है। वो लड़का वेन तब रुक जाता है जब वो कुछ आवारा लोगों को फुटपाथ पर सिगरेट पीते हुए देखता है। वेन बिना एक भी शब्द बोले बस उन्हें घूरता रहता है। वो आवारा लोग उसे बुली करने लगते हैं। उनमें से एक शांत लड़के पर एक पत्थर फेंकता है, लेकिन वेन आगे जो करता है वो सबको हैरान कर देता है। वो जमीन से पत्थर उठाता है और उससे एक खिड़की तोड़ देता है। दुकान का मालिक बाहर आता है और वो आवारा लोग उसे बताते हैं कि ये वेन ने किया था। मालिक वेन को तब तक मारता रहता है जब तक उसे नहीं लगता कि लड़के को काफी मार पड़ चुकी है। लेकिन फिर वेन वापस खड़ा होता है, पत्थर पकड़ता है और उससे एक और खिड़की तोड़ देता है। मालिक हैरान होकर वेन से पूछता है कि क्या वो पागल है। लड़का उसे कोई जवाब नहीं देता है। वो बस मुड़ता है और चला जाता है। बाद में वेन अपने बीमार पिता के पास घर लौटता है। डेल नाम की एक लड़की उसे कुछ कुकीज बेचने के लिए उसके दरवाजे पर दस्तक देती है और वेन तुरंत दरवाजा खोल देता है। डेल को उसकी प्रतिक्रिया अजीब लगती है। उनकी पहली बातचीत से पता चलता है कि वेन के पिता बहुत बीमार हैं। डेल पड़ोस में कुकीज बेच रही है, लेकिन एक खरीदने के बजाय वेन उसे घर के अंदर बुलाता है। ये सुनिश्चित करने के बाद कि वो सुरक्षित रहेगी, डेल उसके कमरे तक जाती है। वहाँ वेन अपने असल अंदाज में आता है और लड़की से पूछता है कि क्या वो उसकी गर्लफ्रेंड बनना चाहती है। डेल उसकी हाइट चेक करती है, ये तय करने के लिए कि क्या वो उसके लिए एक अच्छा बॉयफ्रेंड होगा। वेन सोचता है कि क्या उसने हाइट टेस्ट पास कर लिया, लेकिन डेल कहती है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और बस उससे पूछती है कि क्या वो कुकीज खरीदने वाला है। वेन चिल्लाता है कि उसके पास पैसे नहीं हैं, इसलिए वो कोई कुकीज नहीं खरीद सकता। डेल अपना बैग पकड़ती है और उसे बताती है कि उसे पैसे लाने होंगे और फिर उसे ढूंढना होगा। एक दिन बाद वेन पैसे कमाने के विचार से स्कूल लौटता है। वो अपने दोस्त ऑरलैंडो को कुछ क्रॉक्स बेचना चाहता है, लेकिन किसी ने उसका सामान उसके लॉकर से चुरा लिया है। वेन अपना सामान वापस मांगने के लिए प्रिंसिपल के ऑफिस में घुस जाता है, लेकिन प्रिंसिपल कोल को कोई अंदाजा नहीं है कि किसने उन्हें चुराया। वो वेन को बिठाकर उसे समझाता है, ये पहचानते हुए कि उसके पिता का काम ही उन्हें बीमार कर रहा है। हालांकि वेन को उसके नक्शे कदम पर चलकर चीजें ठीक करने की कोशिश में भागदौड़ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही वेन बाहर निकलता है, वो दो गुंडों को ऑरलैंडो और उसकी क्रश को परेशान करते हुए देखता है। वेन एक दूसरे छात्र से एक तुरही चुराता है और उससे गुंडे के चेहरे पर दे मारता है। कुछ पैसे मिलने के बाद वेन डेल को उससे कुछ कुकीज खरीदने के लिए ढूंढता है और वो एक कपल बन जाते हैं। हालांकि अचानक वेन पर उसके होने वाले ससुर द्वारा हमला होता है। वो आदमी अपनी बेटी को ले जाता है और अपने दो बेटों को वेन को सबक सिखाने का आदेश देता है। वेन उनसे पिटकर बेहोश हो जाता है और घर लौटता है। जैसे ही वो जागता है, लड़का अपने पिता से बात करता है और ये पता चलता है कि वेन की माँ उन्हें तब छोड़ गई थी जब वो 5 साल का था। हालांकि उसके पिता एक और डिटेल बताते हैं। उन्होंने एक अनोखी कार खरीदी थी, लेकिन वो उनसे चोरी हो गई जब उनकी पत्नी अपने बॉयफ्रेंड के साथ चली गई थी। हर कुछ साल में उसका बॉयफ्रेंड उन्हें कार के साथ अपनी एक तस्वीर भेजता है ताकि उन्हें चिढ़ा सके। पिता कहते हैं कि वो चाहते थे कि वेन को ये कार मिले, लेकिन अब वो इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। बाद में पिता की मौत हो जाती है और वेन खुद को एक नए मिशन पर लगा लेता है। अपने पिता के साथ अपने किराए के घर को जलाने के बाद वो डेल के कमरे में घुस जाता है और उससे पूछता है कि क्या वो उसके साथ फ्लोरिडा जाना चाहती है ताकि एक पोंटियाक कार वापस मिल सके। डेल पूरी तरह से तैयार है। चूँकि वो अपने परिवार से नफरत करती है, वेन उसके एक भाई पर टीवी फेंककर उसे घर से बाहर निकालता है, लेकिन दूसरा उनके पीछे बाहर आ जाता है। डेल उसे पीछे से लात मारती है, लेकिन उन्हें उसके पिता से भी निपटना पड़ता है। वेन के उस पर कुछ आतिशबाजी फेंकने के बाद वे दोनों एक दूसरे को पकड़ लेते हैं और मुक्के मारते हैं। किसी मोड़ पर वेन उसे सिर से मारता है और फिर उसे खत्म करने के लिए उसकी नाक काट लेता है। फिर वो डेल के साथ अपनी मोटर बाइक पर कूदता है और वे अपना एडवेंचर शुरू करने के लिए तैयार हैं। इस बीच फ्लोरिडा में उसके पिता का दुश्मन अपने बेटे रेगी को जन्मदिन के तोहफे के रूप में पोंटियाक की चाबियां देता है। अब जब वो बड़ा हो रहा है, वेन और डेल के आगे एक लंबा सफर है, इसलिए उन्हें थोड़ा आराम करना होगा। उसके बाद जंगल में कैंपिंग करने के बाद वेन एक खरगोश का शिकार करता है और डेल के लिए उसे भूनता है। हालांकि वो उसे खाती है, लेकिन उसे लगा कि ये मीट चिकन है। जब वो सुनती है कि ये खरगोश है, तो वो वेन पर भड़क जाती है और ठीक से नाश्ता लाने की मांग करती है। कहीं और डेल के पिता मिस्टर लुसेटी अपनी बेटी के अपहरण की रिपोर्ट करने के लिए पुलिस स्टेशन जाते हैं। स्टीवन नाम का सार्जेंट आज थोड़ा परेशान है क्योंकि वो अपनी हेल्थ को लेकर चिंतित है। अपने कंप्यूटर पर एक फॉर्म भरने के बाद वो लुसेटी को बताता है कि वो अपने कुत्ते को ढूंढने जा रहा है। लुसेटी उसे ठीक करता है, लेकिन स्टीवन को कोई परवाह नहीं होती। लुसेटी सार्जेंट के कंप्यूटर पर नजर डालता है और समझ जाता है कि वो एक क्लिनिक में अपॉइंटमेंट के लिए फॉर्म भर रहा था।
इस बीच वेन डेल को नाश्ता लेने के लिए एक स्टोर पर ले जाता है। डेल कार के एड्रेस के बारे में पूछती है, लेकिन वेन जवाब देता है कि उसके पास कोई एड्रेस नहीं है, उसे सिर्फ उस शहर का पता है जहाँ कार है। ये सुनकर डेल उसे बताती है कि उसे बाथरूम जाना है, लेकिन फिर उसका नाम पुकारती है और उसे कुछ टैम्पॉन्स और स्वेट पैंट्स खरीदने के लिए कहती है। वेन पास की एक फार्मेसी में भागता है, जहां वो देखता है कि एक लड़का वहां काम करने वाली लड़की को परेशान कर रहा है। जैसा कि लगता है लड़की ने उसके मैसेजेस का जवाब नहीं दिया है और वो परेशान है। वेन कार्रवाई करने का फैसला करता है। वो आदमी को एक खंभे से बांध देता है और उसकी बाइक को तोड़ देता है। फिर वेन अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने स्टोर पर लौटता है, लेकिन डेल कहीं नहीं मिलती। जल्द ही वेन उसे सड़क पर चलते हुए देखता है और उसका पीछा करता है। डेल उससे निराश है क्योंकि वो हर तरह की पागलपंती करता है, लेकिन उसके लिए वो चीजें नहीं खरीद पाया जिनकी उसे जरूरत थी। डेल उसे छोड़ देती है और उससे जाने देती है, लेकिन फिर वेन दो लड़कों से मिलता है और उनके साथ अपनी कहानी शेयर करता है। लड़के उसे बताते हैं कि उसे लड़की के पीछे जाना होगा क्योंकि लड़कियां ऐसी बातें कहती हैं जिनका मतलब वे नहीं रखती। उसने उसे जाने देने के लिए कहा होगा, लेकिन असलियत में वो चाहती है कि वो उसके पीछे जाए। वेन बस स्टेशन की ओर दौड़ता है और एक खेत से दौड़कर कुछ समय बचाने की कोशिश करता है। ये खेत एक अजीब आदमी प्रोटेक्ट करता है जिसे घुसपैठिए पसंद नहीं है। वो वैन को नमक की गोली मारता है और फिर उसे अपने वेयरहाउस में बांध देता है। इसी बीच डेल बस टिकट खरीदने की कोशिश करती है, लेकिन वो क्लर्क से बदतमीजी करती है, जो पिछली रेस्टोरेंट वाली वेट्रेस ही निकलती है। दूसरी जॉब कर रही उस औरत का सब्र टूट जाता है और वो झगड़ने लगती है। डेलवेयर। जब वो लोग झगड़ लेते हैं तो वो औरत अपनी दुख भरी बैक स्टोरी बताती है। फिर वो डेल को कहती है कि वैन को मौका दिए बिना हार मत मानो, क्योंकि शायद उन दोनों के बीच कुछ अच्छा हो सकता है। डेल का वैन को लेकर मन बदल जाता है और कैशियर उसे शहर में वैन को ढूंढने ले जाता है। डेल गलती से उन दो लड़कों को ढूंढ लेती है जो वैन से मिले थे और वे उसे सही रास्ता दिखाते हैं। वेयर हाउस में उस आदमी की सन की गर्लफ्रेंड उसे एक गेम के लिए चैलेंज करती है, ये कहते हुए कि अगर वो जीत गया तो वो उसे जाने देंगे। अचानक से डेल एक चेन सॉ लेकर वेयर हाउस में घुस जाती है और तबाही मचा देती है। वैन ध्यान भटकाता है, जबकि डेल उस अजीब आदमी को घायल कर देती है। वैन उस पर कूद पड़ता है और कुछ हेडबट मारकर उसे खत्म कर देता है। वो अजीब लड़की अपने बॉयफ्रेंड की शॉटगन ले लेती है, लेकिन कैशियर उस यंग कपल की मदद करने का फैसला करता है और उसे भी नॉकआउट कर देता है, भले ही वो सेफ थे। अब एक और डेवलपमेंट है। घर वापस वैन का पुराना मकान मालिक एक लिफाफा लेकर पुलिस के पास जाता है। वैन ने उसे अपमानजनक मैसेज से भरा एक लिफाफा दिया था, लेकिन उसने गलती से शायद एक फोटो भी डाल दी थी। उस फोटो में उसकी माँ अपने बॉयफ्रेंड के साथ है। फोटो के पीछे एक मेल स्टैम्प है जो फ्लोरिडा की ओर इशारा कर रहा है। अब सार्जन को पता है कि लड़का कहाँ जा रहा है, लेकिन मिस्टर लुसेटी को भी पता है, जो अपने बेटों को बताते हैं कि वो एक ट्रिप पर जा रहे हैं। जैसे ही वो दोनों यंग एडवेंचरर अपना सफर जारी रखते हैं, वे एक मोटेल में रात बिताने का फैसला करते हैं। हालांकि ये मोटेल थोड़ा अलग है, क्योंकि ये सिर्फ मेल गेस्ट्स को ही लेता है जो वहाँ एडल्ट सर्विसेज देने वाली औरतों के साथ सोना चाहते हैं। वैन एक सर्विस खरीदने की कोशिश करता है, लेकिन वो औरत उसे बताती है कि वो बहुत छोटा है। फिर डेल कोशिश करती है, क्योंकि उसे पता है कि पैसा सब कुछ खरीद सकता है। उस औरत को मोटी रकम देने के बाद वो बच्चों को मोटेल में रुकने देती है। अगली सुबह पुलिस स्टेशन से सार्जेंट स्टीवन और उसका लड़का जे वैन के स्कूल जाते हैं ताकि उसके बारे में और जान सकें। सैम स्टीवन को पता चलता है कि सारे बच्चे वैन से डरते हैं क्योंकि वो उन्हें पीटता रहता है। फिर भी ऑरलैंडो समझाता है कि वैन असल में बाकी बच्चों को प्रोटेक्ट करता है और वो सिर्फ उन्हें पीटता है जो इसके लायक होते हैं। वैन के अंदर न्याय की भावना है। याद है उसने सीरीज की शुरुआत में जो खिड़कियां तोड़ी थीं? उसने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि उस लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड को धोखा दिया था, जो उसके पिता की देखभाल करने वाली नर्स थी। बाद में ऑरलैंडो टीचर के बाथरूम की चाबियां चुरा लेता है और प्रिंसिपल के साथ टॉयलेट में चला जाता है। ऑरलैंडो वैन को लेकर चिंतित है और सुझाव देता है कि कोल और वो खुद फ्लोरिडा जाकर उसकी मदद करें। प्रिंसिपल इस क्रेजी आइडिया से पीछा छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन ऑरलैंडो कहता है कि कोल के पास करने को और कुछ नहीं है। उसके पास न फैमिली है, न दोस्त है और न ही कोई प्लान है। उसका चौथा कुत्ता मरने के बाद अब उसके पास कोई पेट भी नहीं है। जल्द ही ऑरलैंडो अपनी दादी को स्कूल ले आता है और प्रिंसिपल को ये मजेदार लगता है कि वो अपने पोते को ऐसे ट्रिप पर जाने दे रही है जिसमें उसे चोट लग सकती है। मोटल में कुछ नौजवानों वाली एक बस आकर रुकती है। टैग नाम का एक लड़का वेन और डेल से अपना परिचय देता है, बताता है कि उसका ग्रुप एक टूर पर है ताकि वे अपने लिए चीजों को और दिलचस्प बना सके। वे रास्ते में मिलने वाले सभी अजीब मोटल घूमते हैं। ग्रुप उन्हें अपने साथ मजे करने के लिए इनवाइट करता है क्योंकि उन्होंने कॉकटेल तैयार किए हैं। वह दिन ट्रूथ और डेयर के एक गेम में बदल जाता है जहां वेन ट्रूथ चुनता है। टैग उससे एक सवाल पूछता है, लेकिन उसे वेन का जवाब पसंद नहीं आता। उसे लगता है कि लड़का झूठ बोल रहा है। फिर वेन टैग को एक क्रेजी डेयर देता है, लेकिन टैग उसे करने से डरता है।
ये साबित करने के लिए कि वह असली है, वेन अपना खुद का डेयर करता है। वह एक बाइक चुराता है, एक कमरे में घुस जाता है और फिर उस बाइक का इस्तेमाल करके स्विमिंग पूल में कूद जाता है। कहीं और पुलिस प्रिंसिपल को इन्फॉर्म करती है कि उसके कुत्ते किसी के जहर देने की वजह से मर गए। सर्जन स्टीवन ने अपना काम किया और पता लगाया कि उसके एक पड़ोसी ने कोल के कुत्तों को एंटी डिप्रेसेंट खिला दिए थे। कोल एक कैनल जाता है और एक आक्रामक कुत्ता खरीदता है जिसे और कोई नहीं रखना चाहता। फिर वो वापस जाता है और अपने पड़ोसी के घर में उस कुत्ते को छोड़ देता है ताकि अपना बदला ले सके। अब जब सब कुछ सेटल हो गया है, वो ऑरलैंडो को फोन करता है ताकि उसे तैयार होने को कह सके। वे फ्लोरिडा जाने वाले हैं। मोटल में मालिक पुलिस को बुलाता है और युवा कपल को निकलना पड़ता है। कॉप्स पूरे मोटल में उन्हें ढूंढते हैं, लेकिन वो लेडी कपल को एक गद्दे के नीचे छिपने में मदद करती है। जब बाहर निकलना सेफ होता है तो कपल गद्दे को ऊपर धकेलता है और अपना सामान लेने निकल पड़ता है। डरी हुई अडेल को पता चलता है कि जिस लेडी ने अडल्ट सर्विस दी थी उसने उनके पैसे चुरा लिए हैं, लेकिन उनके पास उससे वापस लेने का टाइम नहीं है, इसलिए वे अपनी मोटरसाइकिल पर कूदते हैं और भाग जाते हैं। इस बीच फ्लोरिडा में रेगी अपने पिता कैल्विन के साथ अपनी नई राइड का मजा ले रहा है। अचानक एक बूढ़ा कपल एक वैन के साथ उनसे टकराता है। ये देखकर कैल्विन गुस्सा हो जाता है, जो अपने बेटे को हथियार के तौर पर इस्तेमाल की जा सकने वाली कोई चीज पकड़ने को कहता है और वे दोनों वैन को तोड़ना शुरू कर देते हैं। युवा कपल अपनी ट्रिप के दौरान दिन बिताने के लिए कई आइडियाज निकालते हैं। उन्होंने रात बिताने, नहाने और अपने कपड़े धोने के लिए एक घर भी ढूंढ लिया है। जाहिर है ये घर न तो किराए पर है और न ही एयरबीएनबी। कपल पागलों की तरह इधर उधर भागना शुरू कर देता है जब वे सुनते हैं कि रियल्टर एक कपल को घर दिखाने ला रहा है। इसका मतलब सिर्फ ये है कि बच्चों ने इस घर में गैर कानूनी तरीके से घुसपैठ की है। इस बीच जे और स्टीवन एक ट्रिप के लिए तैयार हो रहे हैं। उन्होंने सर्विस से अपने रेस्ट डेज मांगे हैं और वे उनका इस्तेमाल वेन का पीछा करने के लिए करने वाले हैं। जे ट्रिप के दौरान अपनी यूनिफॉर्म पहनना चाहता है, लेकिन स्टीवन उसे समझाता है कि वे ऑफ द क्लॉक काम करने वाले हैं, जब यूनिफॉर्म पहनना एक ही समय में अनुचित और गैर कानूनी होगा। कहीं और वेन और डेल कुछ सपने देखने में मग्न है। वो अपने बॉयफ्रेंड से पूछती है कि उसे कैसा घर खरीदना पसंद होगा। वेन तो घर खरीदने का सोच भी नहीं सकता, क्योंकि उनके पास अपनी बेसिक जरूरतें पूरी करने के लिए भी पैसे नहीं है। जैसे उन्हें अपनी मोटरसाइकिल के लिए पेट्रोल खरीदना है ताकि वे अपनी जर्नी जारी रख सके। डेल कुछ आदमियों को एक जगह खड़ा देखती है तो वो वेन से कहती है कि वो उनके साथ काम करने जा सकता है। ये आदमी दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं, जिसका मतलब है कि वे किसी का इंतजार कर रहे हैं जो उन्हें किसी कंस्ट्रक्शन काम के लिए ले जाए। वेन एक दिन काम करके कैश में पेमेंट ले सकता है और उस कैश से पेट्रोल खरीद सकता है। जहाँ तक डेल की बात है, वो आसपास देखकर अपना कुछ सामान कैश में बेचने की कोशिश कर सकती है। वेन बाकी वर्कर्स के साथ खड़ा रहता है जब तक एक बंदा आता है और कुछ लड़कों को अपने लिए काम करने के लिए पूछता है। वेन बाकी लड़कों की बात मानता है और उनके साथ काम करने चला जाता है। वेन इस तरह के काम में ज्यादा अच्छा नहीं है, इसलिए मैनेजर उसके लिए कुछ करने का काम ढूंढने की कोशिश करता है। वो उस लड़के को एक दीवार तोड़ने के लिए भेजता है। वेन वही करता है जिसमें वो सबसे अच्छा है और उस जगह को तबाह करना शुरू कर देता है। हालांकि जब बॉस अंदर आता है तो वो देखता है कि वेन गलत दीवार तोड़ रहा है। मौके पर काम कर रहे लड़कों में से एक रेमन वेन को बचाता है। वो बॉस को बताता है कि उसने वेन को ये दीवार तोड़ने के लिए कहा था क्योंकि वहाँ एक मोल था। बॉस उस झूठ पर विश्वास कर लेता है, लेकिन वो अभी भी स्ट्रेस्ड है और सबको काम पर वापस जाने का ऑर्डर देता है। बाद में वर्कर्स का ब्रेक होता है और रेमन अपना खाना वेन के साथ शेयर करता है। वो अपने परिवार के बारे में भी बात करता है। उसकी बीवी और बच्चे मेक्सिको में रहते हैं, जबकि वो यूनाइटेड स्टेट्स में पैसे कमाने की कोशिश कर रहा है। वेन डेल के बारे में बात करता है, लेकिन उसे कोई आइडिया नहीं है कि उन दोनों के बीच चीजें कैसी रहेंगी। रेमन उसे कुछ ऐसी एडवाइस देता है जो हर आदमी को सुननी चाहिए। वो कहता है कि वेन को बस उसकी बात सुननी चाहिए और बिना कुछ ठीक करने की कोशिश किए हाँ में सिर हिलाना चाहिए। जब दिन खत्म हो जाता है तो मैनेजर वेन को पैसे देता है। इससे पहले कि वो वैन में दूसरे वर्कर्स के साथ शामिल होने के लिए मुड़े, मैनेजर उसे बताता है कि वो उनके साथ शामिल ना हो क्योंकि वे इलीगल इमिग्रेंट हैं। बॉस ने उनके लिए एक तरकीब सोची है। वो उन्हें फॉरेन डिपार्टमेंट के सामने उतारने वाला है। इस तरह इमिग्रेंट भागना शुरू कर देंगे ताकि उन्हें अरेस्ट न किया जाए और मेक्सिको वापस न भेजा जाए, जिसका मतलब है कि बॉस को उन्हें पैसे नहीं देने पड़ेंगे। वेन को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता, तो वो एक्शन लेने का फैसला करता है। वो बॉस की चैलेंजर चुराता है और वैन के पीछे चलाता है। वो कार को वैन के आगे लाता है और बॉस को रुकने पर मजबूर करता है। फिर वो बॉस को वैन से बाहर निकालता है और एक कंस्ट्रक्शन टूल का इस्तेमाल करके उसका हाथ गाड़ी पर टिका देता है, जो दीवारों पर कीले ठोकता है। आखिर में वैन पीछे का दरवाजा खोलता है ताकि इमिग्रेंट बाहर आ सके। वर्कर्स सोचते हैं कि क्या हो रहा है, जब तक वैन उन्हें समझाता नहीं कि बॉस उन्हें किस मुश्किल में डालने वाला था। रेमन और बाकी वर्कर्स वैन को थैंक यू कहते हैं और फिर भाग जाते हैं। बॉस मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन किसी को परवाह नहीं होती। वैन चैलेंजर में
में वापस बैठता है और गाड़ी चलाकर चला जाता है। कहानी हमें 1 साल पीछे ले जाती है। डेल अपनी मॉम डोना के साथ पूल में मजे कर रही है, उसे सिखाने की कोशिश कर रही है कि पानी में उल्टा कैसे हुआ जाए। जब वे दोनों अपने सनबेड पर आराम करते हैं तो डेल स्कूल में अपनी बड़ी योजनाओं के बारे में बात करती है। वो क्लास प्रेसिडेंट बनना चाहती है, लेकिन उसे यकीन नहीं है कि कोई उसे वोट देगा या उसे पसंद भी करेगा। उसकी माँ कहती है कि उसे कोई पसंद नहीं करेगा। अगर वो सारा दिन किताबों में घुसी रहेगी तो वो अपनी बेटी से पढ़ाई करने के बजाय लाइफ गार्ड के साथ फ्लर्ट करने को कहती है। फिर वो कहती है कि उन्हें जो चाहिए वो मिल सकता है और वो वेटर को बुलाती है। अपनी ये कला दिखाने के लिए वो 2 पीना कोलाडा ऑर्डर करती है और वेटर से कहती है कि वो इसे किसी रैंडम कमरे में चार्ज करे, उस कमरे में रहने वाली औरत का नाम देकर। माँ कहती है कि कभी कभी जो तुम चाहते हो उसे पाने के लिए तुम्हें खुद बनने की जरूरत नहीं होती। हालांकि वेटर सिक्योरिटी गार्ड को बुलाता है, क्योंकि जिस औरत का रूप डोना ने धरा था वो उन चीजों के पैसे देने से मना कर देती है जो उसने ऑर्डर नहीं की थी। इससे टकराव होता है क्योंकि पता चलता है कि डोना ने उस औरत का पर्स चुरा लिया था। सबको ये यकीन दिलाने के लिए कि वो वही है, डोना डेल को अपने साथ ले जाती है और वे घर लौट आते हैं। अब हम देखते हैं कि डेल का अपने पिता के साथ रिश्ता बिल्कुल अलग था। तब मिस्टर लुसेटी डोना के साथ खुश थे। वो लगभग एक अलग ही इंसान थे। वो अपनी पत्नी को चेतावनी भी देते हैं कि डेल को अपनी तरह धोखेबाज न बनाए। अगले दिन डेल काम पर लगती है और दूसरे स्टूडेंट से कुछ वोट पाने की कोशिश करती है। ऐसा करने का उसका तरीका खुद को अच्छे कामों से जोड़ना था। जैसे वो सबको बताती है कि वे हॉकी टीम के गोलकीपर के लिए कुछ खून डोनेट कर सकते हैं जो गेम के दौरान बुरी तरह घायल हो गया था। फिर वो कुछ स्टूडेंट्स को ये भी बताती है कि वो उन्हें अपने मैथ्स के असाइनमेंट कॉपी करने देगी। जब ये सब हो रहा होता है तो उसकी सबसे अच्छी दोस्त इस बात पर कमेंट करती है कि उसकी माँ डेल को स्कूल प्रेसिडेंट बनने में मदद करने वाली है। ईमानदारी से कहूँ तो शहर में डोना की इमेज अच्छी नहीं है। स्कूल के बाद डेल अपनी माँ का इंतजार करती है ताकि वो उसे लेने आए, लेकिन उसके पिता आ जाते हैं। डेल सोचती है कि क्या हुआ, तो मिस्टर लुसेटी जवाब देते हैं कि डोना की तबीयत ठीक नहीं थी। उस रात बाद में डोना थोड़ी अजीब सी लगती है और डेल के पोस्टर पर बियर गिरा देती है। लुसेटी गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि डोना ने डेल की मदद करने का वादा किया था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर रही है। हाँ, जैसे ही वो अकेले बियर पीने के लिए निकलता है, डोना अपनी बेटी की मदद करना शुरू कर देती है। वो उसे ये कहकर मोटिवेट करती है कि डेल जो चाहे वो कर सकती है। वे दोनों मिलकर एक स्पीच तैयार करती है और डेल अगले दिन स्कूल में वो स्पीच देती है। दुर्भाग्य से उसकी स्पीच से कोई भी प्रभावित नहीं होता, भले ही डेल अपनी पूरी कोशिश करती है। समस्या ये है कि हर कोई उसे उसकी माँ से जोड़ता है, जो एक ड्रग यूजर के रूप में जानी जाती है। जब डेल घर लौटती है तो उसके पिता उसे बताते हैं कि डोना उन्हें छोड़कर चली गई है और वो वापस नहीं आएगी। फिर वो इशारा करते हैं कि डोना मर चुकी है, ये कहते हुए कि पुलिस ने उन्हें बताया था कि ये एक एक्सीडेंट था। डेल कुछ दिन दुख में बिताती है क्योंकि अब उसका क्लास प्रेसिडेंट बनने का कोई इरादा नहीं है। वो उस पूल में जाती है जो उसकी माँ को बहुत पसंद था और देर तक सांस रोककर अंदर कूद जाती है। लाइफ गार्ड उसे वापस ऊपर खींचने के लिए पूल के अंदर कूदता है। बाद में डेल ब्लड डोनेशन में जाती है और वहाँ कई स्टूडेंट्स को देखती है। जिन लड़कियों ने उसके साथ बुरा किया था उनमें से एक उससे माफी मांगती है, लेकिन इससे डेल और ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो अपनी ट्यूब निकालती है और उस लड़की को चोट पहुँचाती है, जिससे वो खून से लथपथ हो जाती है। फिर वो बाकी स्टूडेंट्स के साथ भी ऐसा ही करती है और अपने प्रेसिडेंसी पोस्टर पर उनके खून से क्रॉस कर देती है। उस रात लुसेटी को उसकी बेटी अपने लिविंग रूम में खून से सनी हुई मिलती है। डेल अब वैसी नहीं रही जैसी वो पहले थी। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, सब वेन और डेल को ढूंढ रहे होते हैं। लुसेटी और उसका बेटा पेट्रोल भरवा रहे होते हैं क्योंकि उन्हें फ्लोरिडा पहुंचने के लिए अभी 9 घंटे का सफर तय करना था। एक फैंसी कार वाला लड़का उनके साथ उलझने आता है, शिकायत करता है कि लुसेटी ने पहले उसे रास्ते में कट मारा था। लुसेटी ऐसा बंदा नहीं है जो वहाँ खड़ा होकर ये शिकायतें सुने, तो वो उस लड़के पर पेट्रोल डाल देता है। फिर वो अपनी सिगरेट जलाता है, जिससे उस लड़के को एक मैसेज देता है। वो लड़का पीछे हट जाता है, अपनी जान की भीख मांगता है। लुसेटी अपनी सिगरेट पीता है और लड़के से कहता है कि सड़क पर ध्यान से रहे। फिर अपने बेटों के साथ चला जाता है। जहाँ तक उस जवान कपल की बात है, वे एक पिज्जा रेस्टोरेंट में कुछ गेस्ट्स के टेबल छोड़ने का इंतजार कर रहे होते हैं ताकि वे अपना खाना खा सके। वे अपना लक्ष्य हासिल कर लेते हैं, लेकिन कुछ अजीब होता है जब वेन को बाथरूम जाना पड़ता है। एक हाई स्कूल का वाइस प्रिंसिपल अपने सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ पिज्जेरिया में घुस आता है और बच्चों पर चिल्लाने लगता है। डेल उसे बताती है कि वो उसके स्कूल की स्टूडेंट नहीं है, लेकिन वाइस प्रिंसिपल अपनी ही दुनिया में खोया रहता है। डेल उस मेल सिक्योरिटी गार्ड का विरोध करती है जो उसका बैग चेक करने लगता है, लेकिन तभी फीमेल सिक्योरिटी गार्ड उसकी मदद करती है और डेल को पकड़ कर ले जाती है। जब वेन बाथरूम से बाहर आता है तो पिज्जा के एम्प्लॉय उसे बताते हैं कि उसकी गर्लफ्रेंड स्कूल चली गई है। वेन उसके पीछे भागने की कोशिश करता है, लेकिन
लेकिन स्कूल बस पहले ही निकल रही होती है। कम से कम वेन स्कूल का नाम देख पाता है। बाद में डेल को डिटेंशन में डाल दिया जाता है और वो कुछ नए दोस्त बना लेती है। वेन स्कूल ढूंढ लेता है और डेल को वापस लाने के लिए अपनी मोटरसाइकिल से अंदर घुस जाता है। फीमेल सिक्योरिटी गार्ड उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पास ऐसा करने का कोई चांस नहीं होता। कपल स्कूल के पास चिल कर रहा होता है और जल्द ही डेल के नए दोस्त उनसे मिलते हैं। वे डेल और वेन को स्कूल के स्प्रिंग डांस के लिए इनवाइट करते हैं। वेन को ये आइडिया पसंद नहीं आता, लेकिन डेल हाल ही में उन पर पड़ रहे प्रेशर से थोड़ा ब्रेक लेना चाहती है। लड़कियां उन्हें अपने घर ले जाती हैं ताकि वे डांस के लिए कुछ अच्छे कपड़े ट्राई कर सके। ये देखकर कि डेल बहुत खुश है, वेन सोचने लगता है कि वो उसकी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। वो उसे थोड़ा स्पेस देने का फैसला करता है। डेल अकेले डांस में जाती है, जबकि वेन एक पिज्जेरिया में एक समझदार आदमी से मिलता है जो उसे यकीन दिलाता है कि उसे सच्चे प्यार को छोड़ना नहीं चाहिए। प्यार बलिदान के बारे में है, ठीक वैसे ही जैसे एक बूढ़ा आदमी अपनी वाइफ के साथ कर रहा है। उसे मशरूम पसंद नहीं है, लेकिन वो हमेशा अपनी पिज्जा मशरूम के साथ ऑर्डर करता है ताकि वो अपनी स्लाइस से उन्हें हटाकर अपनी वाइफ को दे सके। डांस के दौरान वेन डेल को बाकी स्टूडेंट्स के बीच ढूंढ लेता है। उसे किसी और लड़के से बात करते हुए देखकर वेन को जलन होती है और वो मुट्ठी भींच लेता है, लेकिन इस बार वो दूसरा तरीका आजमाता है। वो बीच में आता है और डांस करने लगता है, फिर डेल को अपने पीछे आने को कहता है। बाकी स्टूडेंट्स को उसका ये सब पसंद आता है। वेन अपनी गर्लफ्रेंड को बाहर ले जाता है, ये बताने के लिए कि उसे थोड़ा बुरा लग रहा है कि कहीं वो उसे रोक तो नहीं रहा। डेल कहती है कि उसे नहीं पता कि वे क्या कर रहे हैं, लेकिन उनका फ्यूचर जो भी हो वो उसके साथ रहना चाहती है। अचानक डेल की फैमिली आ जाती है और वे वेन पर हमला करते हैं। लुसेटी अपना बदला लेना चाहता है उस लड़के से जो अकेला पड़ गया है। वो पलटवार करने की कोशिश करता है, लेकिन लुसेटी के लड़के उसे पकड़ लेते हैं और बाप उसकी पिटाई करता है। शुक्र है कि एक बच्चा देखता है कि क्या हो रहा है। वो बाकी स्टूडेंट्स को बताता है और सब वेन की हेल्प करने बाहर आते हैं। अब लुसेटी और उसके लड़के कम पड़ गए हैं। असल में स्टूडेंट्स उन पर मधुमक्खियों के झुंड की तरह हमला करते हैं। इससे यंग कपल को थोड़ा टाइम मिल जाता है, जिससे वे अपनी मोटर बाइक पर बैठकर भाग जाते हैं। इसी बीच जे इंस्टाग्राम वीडियो पर लुसेटी फैमिली को वेन को पीटते हुए देखता है, क्योंकि कुछ मिनट पहले बेटों में से एक लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा था। अब उन्हें पता है कि अगर वे लुसेटी फैमिली को ढूंढ लेते हैं तो वे वेन को ढूंढने के और करीब आ जाएंगे। जैसा लगता है वेन और डेल यू टर्न लेते हैं अपने दोस्त के घर वापस जाने के लिए। डेल उसके लिए परेशान है क्योंकि इस बार उसे पिछली घटना से ज्यादा चोट लगी है। इसके बावजूद वेन हॉस्पिटल नहीं जाना चाहता क्योंकि उन्हें ढूंढने वाले लोग हैं, जिसमें पुलिस भी शामिल है। लड़कियां वेन को कुछ दवाइयां देती हैं, लेकिन उसे वे पसंद नहीं आती क्योंकि वो ड्रग्स लेने के खिलाफ है। हालांकि लड़कियां उसे गोली लेने के लिए मजबूर करती हैं क्योंकि उसकी कंडीशन में उसे पेन किलर की बहुत जरूरत है। अगली सुबह डेल टब में जागती है और वेन को मुस्कुराते हुए उसे घूरते देखती है। वेन वो लड़का नहीं है जो बहुत मुस्कुराता है, लेकिन पिल्स ने उस पर असर किया है। वो डेल को ये भी बताता है कि वो खूबसूरत है। जब से वे अकेले मिले हैं तब से पहली बार। बदकिस्मती से मूड खराब हो जाता है जब उनके दोस्त बाथरूम में घुस आते हैं क्योंकि जेनी के पापा घर पर है। वेन पूरी तरह से अलग व्यक्ति की तरह बिहेव करता है और जेनी के पापा से खुद को इंट्रोड्यूस करवाना चाहता है। वेन उस आदमी से बात करता है जो अपनी बेटी को एक लड़के के साथ देखकर बहुत खुश है क्योंकि उसे शक था कि वो गे है। वेन अपनी जुबान पर कंट्रोल नहीं रख पाता, इसलिए वो बातें साफ कर देता है। वो आदमी को बताता है कि उसकी बेटी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डांस में गई थी, जबकि वेन अपनी गर्लफ्रेंड डी के साथ गया था। ये सुनकर आदमी दुखी हो जाता है और उन्हें अकेला छोड़ देता है। इसी बीच लुसेटी को हॉस्पिटल ले जाया गया है और स्टीफन उससे मिलने जाता है। स्टीफन जानना चाहता है कि उसे क्या पता है, लेकिन लुसेटी अपनी बेटी को खुद ढूंढना पसंद करता है क्योंकि पुलिस ने अभी तक कुछ नहीं किया है। लुसेटी के कमरे के ठीक बाहर स्टीफन जे से बात करता है, जिसका अपने पिता के साथ प्रॉब्लमैटिक रिलेशनशिप था। हालांकि ये सच है, जे अभी भी उससे प्यार करता है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उसका पिता है। स्टीवन को लगता है कि डेल के साथ भी ऐसा ही होगा, इसलिए वो लोकल सार्जेंट से न्यूज पर एक बढ़ा चढ़ाकर अनाउंसमेंट करवाने को कहता है। सार्जेंट अनाउंस करता है कि बॉस्टन से आया आदमी लुसेटी मार खाने के बाद मर सकता है। वेन एक ग्रोसरी स्टोर में ये अनाउंसमेंट सुनता है, जिससे चीजें शायद और पेचीदा हो जाएंगी। वेन ये बात डेल से छुपा नहीं पाता, इसलिए वो उसे सब कुछ बता देता है, भले ही डेल को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शुरू में वेन उसे बताता है कि अलविदा कहना दिल को सुकून दे सकता है। डेल अपने पिता के लिए एक कॉकटेल बनाती है और फिर उनसे उनके कमरे में मिलने जाती है। लुसेटी उससे पूछता है कि क्या वो घर जा रही है, लेकिन डेल पलटकर उससे पूछती है कि क्या वो मरने वाला है। जब डेल को एहसास होता है कि पुलिस वालों ने उसे पकड़ने के लिए ये प्लान बनाया है, तो वो भागना शुरू कर देती है। स्टीवन उन दोनों का पीछा करता है और उन्हें मैग्नेटिक एग्जामिनेशन रूम में घेर लेता है। वो उनसे बात करके उन्हें सरेंडर करने के लिए मनाने की कोशिश करता है, लेकिन MRI स्कैन डिवाइस से निकलने वाली मैग्नेटिक
रेजोनेंस की वजह से सारी मेटल की चीजें हिलने लगती हैं। वेन अपनी जेब से अपना हथौड़ा निकालने की कोशिश करता है, लेकिन इससे स्टीवन डर जाता है और वो अपनी बंदूक निकाल लेता है। MRI स्कैनर उसकी बंदूक को उसके हाथों से मैग्नेटिकली खींच लेता है, जबकि वेन उसी मैग्नेटिक फोर्स का इस्तेमाल करके अपना हथौड़ा स्टीवन के सिर की तरफ छोड़ देता है। कपल भाग निकलता है, एक बार फिर बाहर भागते हुए, लेकिन जे उन्हें देख लेता है और उनका पीछा करता है। जे वेन को उसकी मोटरसाइकिल पर देखता है और उसके पास पहुंचने में कामयाब हो जाता है। जे उसे बाइक से खींचकर उतारता है, लेकिन उसे एहसास होता है कि वेन ने अपने कपड़े किसी और लड़के को दे दिए हैं। इतनी ट्रैवलिंग के बाद वेन और डेल आखिरकार फ्लोरिडा पहुंच जाते हैं। वे खाने के लिए कुछ लेने के लिए एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं, सोचते हुए कि ऐसा क्या लें जिसे वे शेयर कर सकें। अच्छी बात ये है कि इस स्टोर में फ्री कॉफी मिल रही है और वे ले सकते हैं। किस्मत का खेल देखिए, रेगी अपने लड़कों और अपने पिता के साथ उसी गैस स्टेशन पर रुकता है। जब वेन बाहर आता है तो वो डेल के साथ मस्ती करता है और उनसे रेगी की कार पर थोड़ी कॉफी गिर जाती है। जब वेन कार को ठीक से देखता है तो वो हैरान रह जाता है। ये सिर्फ एक कार नहीं है, ये वही कार है जिसे वो ढूंढ रहा था। रेगी स्टोर से बाहर आता है और देखता है कि पोंटियाक पर कॉफी गिर गई है। वो वेन को इसे साफ करने का ऑर्डर देता है, जबकि वेन को कुछ अजीब से इमोशंस महसूस होते हैं। वेन ऐसा लगता है जैसे वो लड़ने वाला है, लेकिन फिर वो अपना मन बदल लेता है और कार साफ करता है। फिर रेगी के बाकी क्रू बाहर आते हैं और वे पोंटियाक में निकल जाते हैं। वेन डेल को बताता है कि यही वो कार है जिसे वो ढूंढ रहे हैं। डेल सोचती है कि वेन ने उन्हें जाने कैसे दिया, लेकिन वो लड़का रेगी के बारे में जानकारी लेने के लिए स्टोर के अंदर चला जाता है और फिर डेल को बाहर ले जाने के लिए वापस आता है। इसी बीच ऑरलैंडो और कोल फ्लोरिडा के करीब पहुंच रहे हैं, लेकिन प्रिंसिपल का मूड बहुत खराब है क्योंकि उसे भूख लगी है। चूँकि उन्हें रविवार की सुबह कोई खुला स्टोर नहीं मिल रहा है, इसलिए ऑरलैंडो कोल को एक अडल्ट डांसिंग क्लब में ले जाता है ताकि वे खाना खा सकें। बाद में वेन को कार मिल जाती है और डेल स्टीयरिंग व्हील के नीचे केबल्स का इस्तेमाल करके उसे इन्फॉर्म करती है। हालांकि वेन डिस्ट्रैक्ट हो जाता है जब वो रेगी को पार्टी करते हुए देखता है। वो उसकी तरफ जाता है, बियर का 6 पैक उठाता है और उन्हें एक एक करके तोड़ना शुरू कर देता है। रेगी को ये पसंद नहीं आता तो वो वेन को संभालने के लिए एक लंबे आदमी को बुलाता है। पंच लगने पर वेन जमीन पर गिर जाता है, लेकिन फिर उठता है और अपनी बची हुई दाढ़ी से उस लंबे आदमी को मारता है और फिर हेडबट से उसे खत्म कर देता है। शोर से मॉरीन नाम की एक महिला परेशान हो जाती है, जो देखने आती है कि क्या चल रहा है। महिला वेन को देखकर हैरान हो जाती है और बताती है कि वो उसकी माँ है। मॉरीन सबको एक अजीबोगरीब फैमिली डिनर पर बुलाती है, जहाँ सब कुछ बहुत असहज हो जाता है। मॉरीन ऐसे बर्ताव करती है जैसे सब ठीक है। डेल गुस्सा हो जाती है और मॉरीन पर जुबानी हमला करती है, जबकि केल्विन सबको शांत रखने की कोशिश करता है। वहीं दूसरी तरफ रेगी वीन के दिमाग में घुसने की कोशिश करता है और मॉरीन के सामने बहुत मीठा बनता है, जिसे वो माँ कहता है। बाद में रेगी वेन को अपनी कार दिखाने ले जाता है। जैसे ही केल्विन उसके नीचे से निकलता है, वो वेन से बात करने के लिए थोड़ा टाइम निकालता है। वेन उसे अपने पिता की कार चुराने का आरोप लगाता है। केल्विन कहता है कि लड़के को कहानी गलत पता है। उसके अनुसार उसने बस वो कार अपने पिता से तब ली थी जब वो उनके लिए बोझ बन गई थी। उसके पास इसे साबित करने के लिए कागजात और चाबियां हैं, जिसका मतलब है कि कार उसकी है। दिन के दौरान मॉरीन बहुत खुश लगती है। वो कपल को वेन की कुछ पुरानी तस्वीरें दिखाती है और उनके साथ मजे करती है। वेन भावनाओं से भर जाता है और मुस्कुराता हुआ लगता है, लेकिन डेल को ये पसंद नहीं आता। मॉरीन उन्हें कुछ नए कपड़े खरीदने ले जाती है, लेकिन डेल उसे मुश्किल में डालना चाहती है, इसलिए वो कुछ चुरा लेती है। जब उसे पता चलता है कि वो कैमरे पर है, तो गार्ड उन्हें रोककर उसका बैग चेक करता है, लेकिन मॉरीन उसे चार्ज न लगाने के लिए मना लेती है। दूसरी तरफ ऑरलैंडो डांसिंग क्लब में कोल को मुश्किल में डाल देता है, लेकिन इस सिचुएशन से उनकी दोस्ती और गहरी हो जाती है। कोल लड़के पर चिल्लाता है, जो दुखी नहीं होता, बल्कि ये बताता है कि उसे ये कहीं न कहीं पसंद आया। उसकी दादी को डिमेंशिया है और वो उसे शायद ही कभी ध्यान देती है। हम सब इंसान हैं और हमें प्यार चाहिए। उस रात डेल वेन को बताती है कि वो यहाँ कार लेने आए थे, लेकिन वो टाल मटोल कर रहा है। वो उससे यहाँ होने की असली वजह पूछती है, लेकिन लड़का सवाल का जवाब नहीं दे पाता। सच ये है कि अपनी माँ के पास फिर से होकर उसे बस अच्छा लग रहा है। डेल उसकी भावनाओं को समझती है, लेकिन वो उसे बताती है कि मॉरीन उसे एक बार पहले ही छोड़ चुकी है। उसे उसकी परवाह नहीं है और अगर उसे मौका मिला तो वो उसे फिर से छोड़ देगी। ये कहकर डेल कहती है कि वो यहाँ नहीं रुक सकती और चली जाती है। डेल रात एक कम्युनिटी पूल में बिताती है, जहाँ वो अकेले आराम करने की कोशिश करती है। सिक्योरिटी गार्ड उसके पास आता है और उससे पूछता है कि क्या वो कुछ ऐसा करने की सोच रही है जिसकी कोई सोच भी नहीं सकता। जब डेल उसे बताती है कि उसे बस थोड़ा समय चाहिए, तो सिक्योरिटी गार्ड उसे वहीं सोने की इजाजत दे देता है। अगली सुबह वेन रेगी से बात करता है, जो अभी भी मॉरीन का प्यारा बेटा बनने की कोशिश कर रहा है।
लेकिन जैसे ही मॉरीन घर में आती है वो रेगी को बाहर जाकर उसके पालतू जानवर की फैलाई गंदगी साफ करने को कहती है। जब उन्हें अकेला समय मिलता है तो वेन को धीरे धीरे कहानी का दूसरा पहलू पता चलता है। उसकी माँ पुराने समय के बारे में बताती है, ये कहते हुए कि वेन का पिता बहुत मुश्किल इंसान था। मोहल्ले के कई लोगों ने उससे दूर रहने के लिए बस कहीं और जाने का फैसला कर लिया। उसे उसके साथ बहुत दबा हुआ महसूस होता था। कैल्विन बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, लेकिन कम से कम वो उसे वैसा बनने देता है जैसा वो बनना चाहती है। बाद में कैल्विन को वेन अपने टीवी रूम में शेल्फ लगाते हुए मिलता है, क्योंकि उसकी माँ उन पर मोमबत्तियाँ रखना चाहती है। कैल्विन मॉरीन से इस बारे में बात करता है, साफ बताते हुए कि वेन को जाना होगा। मॉरीन वेन और खुद को एक मौका देना चाहती है। वो जवान थी और जब उसने उसे छोड़ा था तब चीजें अलग थीं। फिर भी कैल्विन को लगता है कि उसके लिए एक अच्छी माँ बनने की कोशिश करना बहुत देर हो चुकी है। वो उसे एक अल्टीमेटम देता है, वेन को उनके घर से जाना होगा वरना मॉरीन भी उसके साथ चली जाएगी। मॉरीन वेन को बताने की कोशिश करती है कि वो जा रही है क्योंकि उसे अपनी मोमबत्तियों के साथ एक प्रेजेंटेशन देना है। वेन उसकी मदद करना चाहता है और उसे यहाँ असली बात समझ नहीं आती। मॉरीन के पास उसे ये बताने के अलावा कोई चारा नहीं है कि उसे जाना होगा। अगर घर उसका होता तो वो उसे यहाँ रहने देती, लेकिन ऐसा नहीं है। वेन बहुत गुस्से में है। वो उसकी सारी मोमबत्तियाँ तोड़ देता है और फिर पोंटियाक में गाड़ी भगाकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन रेगी पीछे से चाकू लेकर उसके पास आता है। जैसे ही कैल्विन उसे लेने आता है, कहीं और एक आवारा कुत्ते से बचने की कोशिश में कोल कार ठोक देता है जो सड़क के बीच में चल रहा था। क्योंकि कार बेकार हो चुकी है, वो ऑरलैंडो और कुत्ते को एक बस स्टेशन ले जाता है जहां वे डेल को बस टिकट खरीदने के लिए पैसे मांगते हुए देखती है। जैसे ही वो उसे देखती है, डेल प्रिंसिपल को गले लगा लेती है। भले ही उसे ये थोड़ा अजीब लगता है कि वो यहाँ है। कैल्विन के घर वापस उसने वेन को अपने वेयर हाउस में बांध रखा है और वो उसे परेशान करने वाला है। अचानक स्टीवन और जे वेन के बारे में सवाल पूछते हुए आते हैं। कैल्विन उन्हें बताता है कि लड़का उसके पास है, जबकि रेगी एक ही मुक्के से जे को नॉकआउट कर देता है। कैल्विन रेगी को ट्रक लाने के लिए कहता है, जबकि स्टीवन वेयर हाउस में कैल्विन के खिलाफ 1-on-1 लड़ने के लिए घुसता है। जैसे ही वो कपड़े उतारता है, कैल्विन बताता है कि पुलिसमैन बनने से पहले वो थाईलैंड में एक टीचर था। वहाँ उसे एक ऐसे मर्डर में फंसाया गया था जो उसने नहीं किया था और उसे एक क्रूअर थाई जेल में डाल दिया गया, जहाँ उसे हर दिन अपनी जिंदगी के लिए लड़ना पड़ता था। जब वे दोनों लड़ते हैं, स्टीवन अपनी मुए थाई स्टाइल का इस्तेमाल करता है। क्लेवन को हराना मुश्किल है, लेकिन स्टीवन उसे खत्म करने के लिए वेन के पैर से कुछ मदद लेता है। फिर स्टीवन साफ करता है कि उसने वेन को पहले ही एक मौका दिया है और वो उसे दूसरा मौका नहीं देगा। वेन गिरफ्तार है। वेन को फ्लोरिडा के एक पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। स्टीवन उससे मिलने आता है क्योंकि वो लड़के का कुछ पर्सनल सामान लाया है। सर्जेंट लड़के से बात करने में अपना समय लेता है, ये कहते हुए कि अगर वो अधिकारियों के साथ सहयोग करता है तो वे उसे उनके शहर वापस भेज देंगे। वेन अपने शहर को कब्रिस्तान से ज्यादा कुछ नहीं मानता, क्योंकि उसके लिए वहाँ कुछ भी नहीं है। हालांकि स्टीवन उसे डेलावेयर के साथ अपने रिश्ते पर ज्यादा भरोसा करने के लिए कहता है। वो अपने पिता की कहानी बताता है, जो आइस स्केटिंग करना पसंद करते थे और वे इसमें बहुत अच्छे थे। ये उसकी जिंदगी का एकमात्र समय था जब उसने मजा किया, लेकिन फिर उसे स्केटिंग छोड़नी पड़ी क्योंकि उसके परिवार और समाज को उससे यही उम्मीद थी। वो वेन को ये सिखाने की कोशिश करता है कि उसने शायद अपनी लाइफ में कभी एंजॉय ही नहीं किया। उसने खुद को कभी भी जिंदगी को एंजॉय करने या कुछ अच्छा फील करने का मौका नहीं दिया। ये एक अजीब बात है, क्योंकि वेन जो भी करता है वो प्यार से करता है, भले ही वो कितना भी क्रूर हो और ज्यादातर दूसरों की मदद करने के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल करता हो। इसी बीच डेल और उसके दोस्त मॉरीन से वेन के बारे में पूछने जाते हैं। वो उन्हें बताती है कि वेन को कैल्विन के साथ अरेस्ट कर लिया गया है। डेल पोंटियाक की चाबी लेना चाहती है, लेकिन गाड़ी पुलिस ने जब्त कर ली है। जल्द ही पुलिस स्टेशन लगभग खाली हो जाता है, क्योंकि शहर में कई जंगली जानवर खुले घूम रहे हैं। रेगी उस आदमी के पास जाता है जिसने उसे एक छोटा मगरमच्छ बेचा था और उसके बाकी जानवर भी छोड़ देता है। स्टीवन जब ड्राइव कर रहा होता है तो उसे पता चलता है कि सड़क पर बहुत सारे पुलिस वाले हैं। इससे उसे लगता है कि वेन की रखवाली कौन कर रहा होगा। वापस पुलिस स्टेशन में रेगी अंदर आता है और एक अजीब से पुलिस वाले से अपनी गाड़ी वापस मांगने लगता है। ऑफिसर उसे चाबी नहीं दे सकता क्योंकि गाड़ी को एविडेंस माना गया है। इस छोटे से झटके के बावजूद रेगी ऑफिसर को बेहोश कर देता है और चाबियां छीन लेता है। हालांकि वो पीछे मुड़ता है जब उसे वेन हथकड़ी में दिखता है। रेगी को लगता है कि उसे वेन को मारना होगा, क्योंकि वो गाड़ी के लिए उसका पीछा करना कभी नहीं छोड़ेगा। वेन को अब गाड़ी की कोई परवाह नहीं है, लेकिन रेगी मौका मिलते ही उस पर हमला कर देता है। कुछ किक खाने के बाद वेन वापस फाइट करना शुरू कर देता है, जब तक कि वो डेस्क का ड्रॉअर नहीं खींच लेता।
रेगी अब बड़ी मुश्किल में है क्योंकि वेन ड्रॉअर को हथियार की तरह इस्तेमाल करता है। हालांकि वेन उसे अच्छे से मारता है, रेगी बार बार वापस आता रहता है। दोनों एक और राउंड के लिए तैयार हो जाते हैं और एक दूसरे पर वार करते हैं। थोड़ी देर बाद वेन एक एरियल किक मारता है और रेगी को एक दरवाजे से बाहर फेंक देता है, लेकिन वो फिर से वापस आ जाता है। हालांकि इस बार वो वेन को जमीन पर गिराने में कामयाब हो जाता है और उसे फर्नीचर के नीचे फंसा लेता है। फिर वो एक गन पकड़ता है और वेन को खत्म करने ही वाला होता है। शुक्र है डेल उसके पीछे आती है और लगभग उसका दम घोंट देती है। रेगी एक बार फिर से होश में आता है और उसे डेस्क पर गिरा देता है, लेकिन अब वेन की बारी है अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने की। वो अपना हथौड़ा पकड़ता है और उससे रेगी को बेहोश कर देता है। डेल वेन को गाड़ी तक पहुंचने में मदद करती है और उसे लेकर चली जाती है। डेल उसे कुछ बताना चाहती है, लेकिन साथ ही वार्न करती है कि अगर उसे भी वैसा फील नहीं होता तो उसे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। डेल उसे बताना चाहती है कि वो उससे प्यार करती है, लेकिन वेन पहले बोल देता है, वेन, मैं कसम से मैं तुमसे प्यार करता हूँ डेल। अचानक उनकी गाड़ी को एक पिकअप ट्रक टक्कर मार देता है। क्या मिस्टर लुसेटी अपने बेटों के साथ सामने आते हैं? बच्चे घायल हो जाते हैं तो डेल के भाई उसे लेकर चले जाते हैं। उसी समय लुसेटी वेन की नाक काट देता है ताकि उसे एक निशान दे सके। वेन अपनी प्यार को खो देता है क्योंकि उसका परिवार उसे लेकर चला जाता है। पुलिस मौके पर पहुंचती है और वेन को ले जाया जाता है। एक हफ्ते बाद वेन को जेल ले जाया जाता है और उसे एक सेल में डाल दिया जाता है। लेकिन जब वो अकेला होता है तो अपने मुंह से डेल का नेकलेस निकालता है, जिससे पता चलता है कि अभी कुछ भी खत्म नहीं हुआ है।